नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 17 बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में जो टॉपिक रखा गया है वो एक न्यू टॉपिक है, यानी कि बिहार की प्रमुख वास्तुकला एवं चित्रकला। इसके अंतर्गत जो हम लोग का सब टॉपिक जो कंप्लीट होने वाला है वह टॉपिक है, आपको हम एक बार रिमाइंड करवा दें कि वह मौर्य काल होगा, यानी कि मौर्य काल से संबंधित सारे प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार से पाल कला, उसके बाद पटना कलम और मधुबनी, यानी कि जिसको बोलते हैं मिथिला चित्रकला और मंजूषा शैली। तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है, क्योंकि इससे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप टीचर का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ट्राई 4.0 का कर रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वहाँ पे पुलिस का कर रहे हैं, दरोगा का कर रहे हैं, किसी प्रकार से बिहार में आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप जो हैं इस वीडियो पे बने रहें, उसको देखें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कभी भी आप ये जान सकते हैं कि सफलता का राह आसान नहीं होता है। जो भी सफल हुए हैं वो कड़ी मेहनत करके ही गए हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। खुद को जितना आप तपाइएगा उतना आपको बेटर आगे चल के मिलेगा। तो यहाँ पे सारे एक एक करके हम लोग फैक्ट जानेंगे और सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग होगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहले आज मौर्य काल देखेंगे पार्ट 1 में, तो आप बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि मौर्य काल एवं पूर्व मौर्य काल युग में डैश का कलात्मक वस्तु के निर्माण में उपयोग होता था। तो जो फर्स्ट का आंसर है वह हो जाएगा डी, यानी ए बी सी तीनों, इसलिए इसका आंसर डी होगा, यानी कि मिट्टी और लकड़ी और घास फूस। तो आपसे ये पूछा गया था कि मौर्य काल एवं पूर्व मौर्य युग में डैश का कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में, तो अगर कलात्मक वस्तु को अगर बनाना था, निर्माण करना था, तो क्या चीज़ का उपयोग किया जाता था मौर्य काल के समय में, या फिर आप बोल सकते हैं कि पूर्व मौर्य युग में। तो उस समय कलात्मक वस्तु बनाने के लिए मिट्टी का यूज होता था, लकड़ी और घास फूस, ये सारे चीज़ों को मिलाकर कलात्मक वस्तु का निर्माण होता था। वह समय था मौर्य काल। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि किस काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण कला का व्यापक उपयोग हुआ, जिस कारण ये कलाकृतियाँ सिर या चिर अस्थाई हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा मौर्य। आपसे सिंपल पूछा गया था किस काल में सर्वप्रथम, यानी किस युग में, किस काल में, या किस वंश के समय में कि सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण कला का व्यापक उपयोग हुआ। तो जो पाषाण है, यानी कि पाषाण कला का जो उपयोग हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि मौर्य काल, यानी मौर्य काल में ही यूज हुआ था पाषाण कला का। और ये व्यापक उपयोग हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर हुआ था, जिस कारण ये कलाकृतियाँ चिर अस्थाई हो गई है। तो इसका आंसर सी होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह तागड़ा सेशन रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि मौर्य काल में कला के कितने रूप मिलते हैं। तो आपको बता दें कि मौर्य काल में जो कला के कितने रूप मिलते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 2, यानी मौर्य काल में कला के 2 रूप मिलते हैं। आपसे सिंपल पूछा गया है कि मौर्य काल में कितने कला है, तो मौर्य काल में 2 था। एक स्तंभ था, आप याद रखें कौन कौन सा है, तो एक स्तंभ है, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम याद रखें, इसको हम आगे डिटेल बताएंगे आगे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे 3 का आंसर जो है वह हो जाएगा 2, यानी मौर्य काल में कला के 2 रूप ही थे। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में दिया गया है निम्न में से कौन मौर्यकालीन कला का स्वरूप नहीं है। तो इनमें से कौन सा मौर्यकालीन या मौर्य काल का कला का स्वरूप नहीं है। हम देखें टोटल 2, तो इनमें से कौन नहीं है, तो इसका जो आंसर है 4 का हो जाएगा ए। यहाँ पे स्वतंत्र कला ये नहीं है, जबकि लोक कला है, मूर्ति कला है, राजकीय कला है। यानी मौर्यकालीन जो कला था वह लोक कला था, राजकीय कला था और मूर्ति कला था, जबकि स्वतंत्र कला किसी प्रकार की नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वह 4 का ए ही होगा, यानी कि ये नहीं है। जबकि मौर्य कला में तो लोक कला है, राजकीय कला है और मूर्ति कला है। तो इसमें पूछा गया कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि मगध सम्राट चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद निम्न में से किस कला का उदाहरण है। तो 5 का आंसर होगा डी, राजकीय कला। जो मगध सम्राट थे, रूलर थे चंद्रगुप्त, उन चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित जो कुम्हार था, यहाँ से जो प्राप्त हुआ है राजप्रसाद, वह किस कला का उदाहरण है, तो वह राजकीय कला का उदाहरण है। यानी जो दरबारी होता है राजकीय कला, वो उसका एक उदाहरण है क्या, राजप्रसाद। कहाँ से मिला है, तो पाटलिपुत्र स्थित कुम्हारक। ये किसके, तो चंद्रगुप्त के समय में, सम्राट चंद्रगुप्त के समय में था, बनाया गया, उसी के समय ये प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 5 का।
यह राजकीय कला का उदाहरण था। 6 का आंसर जो हो 6 जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के सभा भवन में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में या फिर सभा भवन में कितने पाषाण स्तंभ थे। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा 84, यानी 84 यहाँ पे पाषाण स्तंभ थे, यानी कि जो पिलर लगे हुए थे वो पूरे भवन में उसके वो टोटल 84 थे, 84 थे। ये 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको आप स्टार मार सकते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सभा भवन में, जहाँ पे सभा असेंबली होती थी, उस सभा में कितने पाषाण स्तंभ थे। तो 84 थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस यात्री ने चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल को देव निर्मित महल कहा। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त से रिलेटेड है और ये मौर्य कला से संबंधित है, क्योंकि ये इससे हमें ये पता चलता है कि कितना समृद्ध था मौर्य कला। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बिहार कितना समृद्ध है वस्तुकला में या चित्रकला में। तो ये टॉपिक उसी से संबंधित है, ये इसलिए सारे इंपॉर्टेंट आ रहा है सिलसिलेवार एक एक करके। तो ये आप वीडियो को मिस ना करें, पूरा देखें, सारे इंपॉर्टेंट है। किस यात्री ने चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल को देव निर्मित कहा। तो इस समय जो यात्री आए थे, जो ट्रैवलर आए थे, इसका 7 का जो आंसर होगा बी, यानी फहियान जो है यही बोले हैं, जो चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित जो महल था, यानी कि जो सभा भवन था, और जो यहाँ पे 84 यानी 84 इसका पाषाण स्तंभ था, उसको बोला है देव निर्मित। कौन बोला है, कौन यात्री है, फहियान, चीन के यात्री थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है फहियान किस देश का यात्री था। तो फहियान किस देश का यात्री था। 8 का आंसर हो जाएगा ए, चीन का था फहियान अरहियान। तो इस प्रकार से आप याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन का था, यही देव निर्मित बोला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 9, जो कि इम्पॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। किस मौर्यकालीन शासक के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त होते हैं। तो जो हमें अवशेष, जो रिमेन्स या अवशेष मिलते हैं, सबसे अधिक वह किस शासक, किस रूलर के समय मिलता है, और वह कौन सा मौर्यकालीन शासक था, रूलर था, राजा था। तो 9 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, यानी अशोक। सबसे अधिक जो अवशेष रिमेन्स मिलता है वह मौर्यकालीन शासक या राजा अशोक था, इसलिए 9 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपको हम बता दें, सम्राट अशोक द ग्रेट अशोका बोला जाता है। यह मौर्यकालीन एक शासक था, मौर्य कला यानी कि मौर्यकालीन, जब यहाँ पे मौर्य वंश चल रहा था, उसका एक शक्तिशाली और ये शासक यानी कि राजा थे। इसी के समय में कलाकृतियों को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि कौन, मौर्यकालीन। तो अशोक के समय में या अशोका के समय में कलाकृतियों को, जो कलाकृतियाँ थे उसको जो बांटा गया वह बांटा गया 4, इसलिए 10 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कलाकृतियों को 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। 11 में दिया गया है कि निम्न में से कौन मौर्यकालीन, यह मौर्यकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इनमें से कौन है जो मौर्यकालीन कला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए मतलब स्तंभ। स्तंभ जो है मौर्यकालीन का सबसे अच्छा उदाहरण है, स्तंभ। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, और हम लोग देख चुके हैं 10 का आंसर सी, 4। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, निम्न में से किस स्तंभ पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई है। धम्म लिपियाँ खुदी हुई है, यानी कि उस पर कढ़ाई किया गया है, उस पर लिखा गया है, खुदी हुई है धम्म लिपियाँ। तो किस स्तंभ पे किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे ए बी सी तीनों। यहाँ पे तीनों हो जाएगा, ये तीनों आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। और फर्स्ट में दिया है लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और लुम्बिनी, इससे संबंधित आपको याद रखना है। यानी आप इतना याद रख सकते हैं कि जो धम्म लिपि स्तंभ है, इस प्रकार के स्तंभ, जैसे में स्तंभ को 2 प्रकार में बांटा है। स्तंभ के कितने प्रकार हैं, तो 2 है, एक धम्म लिपि स्तंभ है और एक सादे स्तंभ है। धम्म लिपि स्तंभ में ये इस प्रकार के स्तंभ दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। बस इसी तरह से कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान से सुनना है और रिवीजन करना है। सबसे बड़ी जो मंत्र है सफलता का, वह रिवीजन है और प्रैक्टिस। तो 13 का जो आंसर दिया गया क्वेश्चन, किस स्तंभ पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई नहीं है, यानी ऐसा कौन सा धम्म है या स्तंभ है जिस पर धम्म लिपि खुदी हुई नहीं है।
कौन सा आपसे पूछा रहा है कि स्तंभ है और स्तंभ पर धम्म लिपि नहीं खुदी हुई है, उस पर कढ़ाई नहीं किया गया है, खुदाई नहीं किया गया है, तो 13 का आंसर जो है वह हो जाएगा सी यानी कोयस। जबकि सांची है, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ भी है, इलाहाबाद भी है, अभी हम बताएं, लेकिन कोयस नहीं। इस प्रकार से आप याद रखें, धम्म लिपि जो है वह कोयस में नहीं है, जबकि इलाहाबाद में है, लोरिया में है, दिल्ली टोपरा में है, दिल्ली मेरठ में है, लोरिया अरेराज में है, इस सांची, सारनाथ, लुम्बिनी ये सब जगह पे है। 14 का क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन अशोक निर्मित सादे स्तंभ है। यानी स्तंभ के दो प्रकार होता है, हम आपको बता चुके हैं बार बार कि स्तंभ के दो प्रकार, दो भागों में बांटा जाता है स्तंभ को। एक जो होता है, एक को बोलते हैं धम्म लिपि, यानी कि जो एक होता है वो धम्म लिपि होता है, धम्म लिपि स्तंभ, और जो दूसरा होता है वो सादे होता है। तो ये आपसे सादे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन अशोक निर्मित सादे स्तंभ था, तो सादे स्तंभ अशोक के द्वारा निर्मित किया गया जो था वह था सारे, यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया है यानी ABC तीनों, यानी यहाँ ये तीनों आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, यानी बसाड़, कोसाय और रामपुरवा। इस प्रकार से आप इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट सुन सकते हैं अच्छे से। जैसे में ये जो सादे स्तंभ है, इस प्रकार के स्तंभ में रामपुरवा यानी बेल शीर्ष, बसाड़, कोसा आदि जगहों में प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्तंभ चमकदार, लंबे और सुडौल अरेकास्मक हैं। ये स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते हैं और प्रत्येक स्तंभ का भार 50 टन और अधिकतम लंबाई 50 फीट है। तो बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, और 15 में दिया है अशोक निर्मित किस स्तंभ के शीर्ष पर बैल की मूर्ति बनी हुई है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो इस प्रकार से जो 15 का आंसर होगा वह सी होगा, और सी में पूछा गया था कि अशोक निर्मित किस स्तंभ के शीर्ष पर बैल की मूर्ति बनी हुई है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ ऐसा कौन सा है जिसपे बैल का एक मूर्ति बनी हुई है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें सी दिया गया है और सी में ऑप्शन है रामपुरवा। ये अशोक के द्वारा निर्मित एक स्तंभ है और इसके शीर्ष पर बैल का मूर्ति बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक निर्मित कहाँ का स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है। तो ये अशोक द्वारा निर्मित बनाया गया एक स्तंभ है, ये भारत का राजकीय चिन्ह, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नेशनल जो सिंबल है उसको ये घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो वो अशोक ने बनाया था उस स्तंभ को। तो ये कौन सा है, 16 का आंसर हो जाएगा बी यानी सारनाथ। सारनाथ में अशोक जो है, सम्राट अशोक द अशोक जो मौर्यकालीन शासक हैं, इनके द्वारा एक स्तंभ बनाया गया जो कहाँ पे, सारनाथ में, और भारत सरकार इसको एक राजकीय चिन्ह घोषित कर चुकी है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे एग्जामों के लिए, इसको आपको मार्क कर लेना है। सारनाथ के स्तंभ पर किस पशु को चित्रित किया गया है, ये क्वेश्चन छोटे से बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारनाथ का जो स्तंभ है ये सबसे पहले कि कब बना है, तो मौर्य काल के समय बना था। जो शासक थे, रूलर थे, वो अशोक ने बनाया है, द ग्रेट अशोका, और ये सारनाथ में बना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस पशु को चित्रित किया गया है, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी यानी शेर। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे दिया गया सारनाथ स्तंभ पर निर्मित शेर का चित्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक की डैश की प्रतीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है 18 का जो आंसर होगा वह शक्ति है, यानी सारनाथ का जो स्तंभ है जो सम्राट अशोक ने बनाए हैं, इस पर निर्मित जो शेर का जो चित्र है, यानी जो शेर का जो फिगर इसमें बनाया गया है, यह चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती सम्राट अशोक की यहाँ दिखाता है शक्ति, पावर, इसलिए यहाँ पे आंसर फिल होगा शक्ति। यानी सम्राट अशोक का क्या दिखाता है, शक्ति दिखाता है, जो कि सारनाथ में बनाया गया जो स्तंभ उसमें शेर का चित्रित किया गया है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है, आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि स्तूप रिलेटेड टू विच रिलीजन्स, यानी 19 का जो आंसर होगा डी होगा, बी एंड सी यानी ए और बी दोनों, इसलिए यहाँ पे ए का मतलब हो गया जैन और बी का मतलब हो गया बौद्ध, ये दोनों धर्म से संबंधित है स्तूप, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20, और 20 में बोला जा रहा है आपसे कि परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, यानी ट्रेडिशनली अगर बात किया जाए परंपरा के अनुसार, तो अशोक जो थे मौर्यकालीन शासक, ये स्तूपों का निर्माण कितने करवाए थे आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए 84,000 यानी थाउजेंड्स, 84,000 यानी
84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था सिर्फ अशोका ने। नेक्स्ट देखेंगे, सांची के महान स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको वीडियो पे बने रहना है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन बस आपको रिवीजन करना है और आपका 1 मार्क्स श्योर हो जाएगा। 1 से 2 मार्क्स, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कि आपको जो वस्तुकला और चित्रकला है, सारे ये टॉपिक क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस टॉपिक को कवर करते हैं, इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सांची के महान स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो मौर्यकालीन के समय हुआ था। और वो मौर्यकालीन शासक जो थे, रूलर थे, वह थे अशोका, यानी द ग्रेट अशोका। इसलिए इसका आंसर होगा सी। आप सांची के जो फिगर हैं वो देखे होंगे 200 के रुपये में, उसके बैक साइड दिया गया है इसका पिक्चर। यानी कि सांची का जो महान स्तूप है वह तो बनाए थे सम्राट अशोका ने, लेकिन बुद्ध भगवान के कुछ अवशेष रखा गया है, भगवान गौतम बुद्ध। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, दिया गया है कि अशोका ने धर्मराजिका स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया था। आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे में इस प्रकार इस क्वेश्चन में दिया गया था सांची, तो सांची कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आपको ये याद रखना है। अशोका ने धर्मराजिका स्तूप का निर्माण कहाँ करवाया था, तो अशोका ने एक और स्तूप का निर्माण कराया। ये टोटल बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, उनमें से एक धर्मराजिका भी है। तो इसका निर्माण कहाँ करवाए, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी तक्षशिला में करवाया था धर्मराजिका स्तूप का निर्माण। और किसने करवाया, तो मौर्यकालीन शासक अशोका ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्यकालीन स्तूप बिहार। स्तूप, जो यहाँ पे स्तूप होता है, स्तूप का संबंध होता है बौद्ध और जैन दोनों, यानी दोनों धर्म से संबंधित है। तो मौर्यकालीन स्तूप बिहार डैश से घिरे हुए होते हैं। किस से घिरे हुए होते हैं, तो 23 का जो आंसर होगा ए, वैदिका। यानी मौर्यकालीन स्तूप बिहार के वैदिका से घिरे हुए होते हैं। यानी एक वैदिका, यानी कि यहाँ पे वाटिका लगा हुआ, उसे चारों साइड से घिरे होते हैं। खुदाई में 3 वेदिकाओं के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो खुदाई के समय, खनन के समय यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिकल साइट जो मिला है वो कहाँ पे मिला, आपसे पूछा जा रहा है। और किसका टुकड़े, तो वेदिकाओं के टुकड़े। और किस जगह पे मिला है, तो आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र में। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दिया गया है, किस मौर्य शासक ने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए। यानी किस मौर्य शासक, ऐसा कौन सा मौर्य वंश का शासक था, राजा था, रूलर था, जो भिक्षुओं मोक्ष होते हैं, यानी भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं का यहाँ पे विहार बनवाए। विहार मतलब जहाँ पे ठहरे जा सकते हैं, जो बौद्ध धर्म मानते हैं या फिर ऐसे मोक्ष या भिक्षु, उनके रहने के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। वो कौन सा मौर्य शासक थे, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी। और डी में दिया गया है, हम लोग देखेंगे इसका आंसर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डी में आंसर है बी एंड सी। बी एंड सी में हो जाएगा इसका आंसर अशोक और दशरथ। यानी कि अशोका, द ग्रेट अशोका ने और दशरथ ने यहाँ पे बिहार का निर्माण करवाए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में दिया गया है, किस पहाड़ी से बिहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि दशरथ और अशोका ने यहाँ मोक्ष के रहने के लिए गुफा का निर्माण करवाया, यानी कि बिहार का। तो यह आपसे पूछा जा रहा है कि किस पहाड़ी से बिहार, यही बिहार का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, सोर्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि कहाँ से इसका साक्ष्य अवशेष मिलते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी। और बी में दिया है बराबर की पहाड़ियों, और सी में दिया है नागार्जुनी। यानी कि ये जगह आप याद रखें, बराबर शाहाबाद जिला के साइड आती है, यानी ये पहाड़ी है बराबर और नागार्जुनी। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। ये यहाँ पे साक्ष्य मिलता है बिहार का। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस गुफा में बिहार के साक्ष्य मिलते हैं। तो किस गुफा में बिहार के साक्ष्य मिलते हैं, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, बी, सी तीनों, क्योंकि यहाँ पे तीनों आंसर है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। सदामा गुफा, कर्ण चौपड़ा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये इसमें हम लोग को मिलता है बिहार के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 28 है। 8 में दिया गया है, सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है। तो सुदामा गुफा इज ऑल्सो नोन एज, इसके सेकेंड नेम पूछा जा रहा है। 28 का आंसर जो होगा वह सी होगा, न्यायगोत्र। तो इस प्रकार से आप याद रखें, सुदामा गुफा का निर्माण अशोका के राज्यरोहण के डैश वर्ष में हुआ था। यानी जब अशोका यहाँ पे राज्यरोहण करवा लिए, उसके कितने साल के बाद सुदामा गुफा का निर्माण करवाया गया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 12वें वर्ष, यानी अशोका के राजरोहण के 12वें वर्ष के बाद सुदामा गुफा का निर्माण करवाया गया, इसलिए इसका आंसर होगा 12th, यानी यहाँ पे 12वें फील्ड होगा। 29 का आंसर हो जाएगा बी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामों के लिए आपको देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोमसा
ऋषि गुफा का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, दशरथ। यानी कि लोमसा ऋषि गुफा का निर्माण जो है वह मौर्यकालीन शासक दशरथ के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में दिया गया है यक्ष याचनी प्रतिमाएं किस कला की प्रमुख आधार थी। यानी यक्ष और याचनी जो हैं, और ये क्या है, तो ये एक मूर्ति है यानी प्रतिमाएं हैं। यक्ष याचनी ये किस कला की प्रमुख आधार थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोक कला। यहाँ पे 31 का आंसर हो जाएगा ए, लोक कला की एक प्रमुख आधार थी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 32, चमार ग्रहिणी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो चमार ग्रहिणी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह हुई है दीदारगंज से। दीदारगंज पड़ता है पटना में, यानी बिहार के पटना कैपिटल है, तो वहाँ से यहीं पे दीदारगंज है, वहीं से चमार ग्रहिणी मूर्ति प्राप्त हुई है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसके बाद हमारा मौर्य कला कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 में। हम लोग पार्ट 1 में दूसरे दिन देखेंगे मौर्योत्तर कला और पाल कला। इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे वस्तु कला है बिहार के, एक एक करके सारे कंप्लीट करेंगे। यानी इस पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ आज देखें मौर्य कला, नेक्स्ट देखेंगे मौर्योत्तर कला, पाल कला, इसी तरह से पार्ट 2 में। तो कहाँ से एक जैन तीर्थकार की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जैन तीर्थकार की मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पाटलिपुत्र। वीडियो कैसा आया है आपको कमेंट करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने किए हैं तो आपको कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।